आज का टॉपिक लिखे हैं एडवर्ब। देखो, इसकी डेफिनेशन तो पता ही होगी, फिर भी खैर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इट डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज अ वर्ब, बातें मत करो, एन एडजेक्टिव और एनदर एडवर्ब। एडवर्ब्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका यूज हम सेंटेंस में किसी वर्ब को, एडजेक्टिव का एडवर्ब को डिस्क्राइब या मॉडिफाई या क्वालिफाई करने के लिए करते हैं। ठीक है, कैसे सारे काम होते हैं कि एग्जांपल से समझना। ही रैन, रैन क्या, वॉकड लिखना। ही वॉकड स्लोली। दे लुक वेरी हैप्पी। यू कैन डू इट रादर इजली। अब देखो, ये जो हमने सेंटेंस लिखे ना, सबसे पहला सेंटेंस है वॉकड। अब वॉकड इज एन एक्शन। हाउ डिड यू वॉक, ये बताने के लिए हमने एक वर्ड लिख दिया यहाँ पे स्लोली। अब चूंकि ये वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, हेंस इट इज एन एडवर्ब। फिर हमने लिखा यू लुक। अब लुक लिंकिंग वर्ब, इसके बाद कॉम्प्लीमेंट आएगा, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कॉम्प्लीमेंट हमारा है हैप्पी, जो कि एडजेक्टिव है, ये कॉम्प्लीमेंट बन गया। हाउ मच हैप्पी, ये बताने के लिए हमने उसके साथ में एक एडवर्ब लिख दिया वेरी। अब चूंकि ये वर्ड उस एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये भी एडवर्ब हो गया। उसके बाद हमने लिखा यू कैन डू इट। अब डू एक्शन वर्ब हो गई, इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमने एक एडवर्ब लिखा इजिली। वो जो वर्ड है वो इस वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, हेंस इट इज एन एडवर्ब। हाउ मच इजिली, ये बताने के लिए हमने लिख दिया रादर, ये दूसरा एडवर्ब हो गया। तो कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी वर्ब को या किसी एडजेक्टिव को या किसी एडवर्ब को डिस्क्राइब करे, वो एडवर्ब होता है। स्लोली इसलिए एडवर्ब है क्योंकि वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। वेरी इसलिए एडवर्ब है क्योंकि एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है। रादर इसलिए एडवर्ब है क्योंकि इजिली को, जो कि खुद एक एडवर्ब है, उसे डिस्क्राइब कर रहा है। तो ऐसे वर्ड जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब को डिस्क्राइब करें, वो एडवर्ब होते हैं। अब इन पे बेस हमारे पेपर में क्वेश्चंस देखो कौन से। ही स्पेंट, he spent significantly amounts of money। एक दूसरा, they are regular irregular। तीसरा, you don't speak clear। it is bitter cold outside। अब देखो, जो हमने सेंटेंसेस लिखे हैं, ठीक है, तो इसमें स्पेंट वर्ब हो गई, अमाउंट्स ऑफ मनी इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, सिग्निफिकेंटली जो है ना, ये वर्ड एडवर्ब है। अब हमने पढ़ा कि वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में तो एडवर्ब आ नहीं सकते, ये तो गलत जगह लिख गया। अब इसको सही करने का एक तरीका तो है कि इसे ऑब्जेक्ट के बाद लिखो। ही स्पेंट अमाउंट्स ऑफ मनी सिग्निफिकेंटली।
या एक दूसरा ऑप्शन है कि अगर पोजीशन नहीं चेंज करना चाहते हो तो अमाउंट्स ऑफ मनी जो कि नाउन फ्रेज है उसके लिए इसे एडजेक्टिव बना दो, सिग्निफिकेंट लिख दो। तो हम इसे ऐसे सही कर देंगे, ही स्पेंड सिग्निफिकेंट अमाउंट्स ऑफ मनी। दूसरा देखो, यहां पर हमने एक एडजेक्टिव यूज किया रेगुलर और एक दूसरा एडजेक्टिव यूज किया इरेगुलर। अभी दोनों एडजेक्टिव हमने लिंकिंग और के बाद में एज अ कॉम्प्लीमेंट यूज किया। अब हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा कि अगर हम दो या दो से ज्यादा एडजेक्टिव्स को प्रेडिकेटिवली यूज करें तो उन्हें हमें एंड से कनेक्ट करके लिखना पड़ता है। तो इन्हें हमें लिखना चाहिए दे आर रेगुलर एंड इरेगुलर। अब मान लो अगर हम एंड लिख भी दें तो सेंटेंस हमारा ग्रामेटिकली सही हो जाएगा, लेकिन ये दोनों कॉम्प्लीमेंट किसी एक के नहीं हो सकते। जो रेगुलर होंगे वो रेगुलर नहीं होंगे, जो रेगुलर होंगे वो रेगुलर नहीं होंगे। तो इसका मतलब अगर हम एंड से कनेक्ट भी कर दें तब भी ये गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट सेम सब्जेक्ट के यूज नहीं हो सकते। अब अगर इनमें से कोई दूसरा एडजेक्टिव होता, मान लो पंक्चुअल लिखा होता है या रेगुलर की जगह कुछ और लिखा होता, तो हम एंड से कनेक्ट कर देते। अभी खैर वो तरीका यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो अभी जो तरीका काम करेगा वो एक तो ये कि इनमें से किसी एक को रिमूव ही कर दो, हटा ही दो, या तो रेगुलर लिखो या रेगुलर लिखो, या फिर एक को दूसरे के लिए एडवर्ब बना दो। तो अगर हम इरेगुलर को एडजेक्टिव रहने दें और रेगुलरली को उसके लिए एडवर्ब बना लें तो भी ये सेंटेंस हो जाएगा। तो हम लिख देंगे दे आर रेगुलरली इरेगुलर। नेक्स्ट सेंटेंस में हमने देखा कि डोंट स्पीक वर्ब है, इसके बाद हमने एक वर्ड लिखा क्लियर। अब एक क्लियर वर्ड एडजेक्टिव होता है, हालांकि वर्ब्स के बाद एडजेक्टिव यूज हो सकते हैं अगर वर्ब लिंकिंग हो तो, लेकिन स्पीक लिंकिंग वर्ब नहीं, एक्शन वर्ब है, एक्टिविटी है। अगर ये एक्शन वर्ब है तब तो ये एडजेक्टिव गलत हो गया, अब तो एडवर्ब लिखना पड़ेगा। एडवर्ब होता है क्लियरली। उसके बाद हमने सेंटेंस लिखा इट इज बिटर कोल्ड आउटसाइड। अभी आउटसाइड हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस, कोल्ड हो गया एडजेक्टिव इज लिंकिंग और का कॉम्प्लीमेंट। अब उस एडजेक्टिव के साथ हमने एक बिटर वर्ड लिख दिया, ये बिटर भी एडजेक्टिव होता है, लेकिन अगर ये एडजेक्टिव होता है तो उस एडजेक्टिव को डिस्क्राइब तो कर नहीं पाएगा। एडजेक्टिव डिस्क्राइब करने का काम एडवर्ब का होता है, एडवर्ब बिटर नहीं बिटरली होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें वो क्वेश्चन समझने हैं जिनमें हमें एडजेक्टिव और एडवर्ब के डिफरेंसेस सीखने हैं, मतलब एडजेक्टिव कब यूज करना है, कब एडवर्ब यूज करना है। अब देखो वैसे तो आसानी है, एडजेक्टिव हमने पढ़ ही लिया, एडजेक्टिव की डेफिनेशन हमें पता ही है। एडजेक्टिव्स का यूज हम करते हैं नाउन्स को डिस्क्राइब करने के लिए या फिर प्रोनाउंस को। इट क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। अबे ये फोन बंद कर ले नहीं तो टूट जाएगा हिले हुए। पी 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 पी। पढ़ने के टाइम फोन तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ता, खाने के टाइम फोन पीछा नहीं छोड़ता, फोन में घुस जाओ। हैं क्या इंस्पेक्टर बन के तुम करोगे, कहीं पोस्टिंग मिल गई तो फोन के अंदर घुस जाओ, वहीं पे रहो। किसका फोन था, किसका है? प्रवीण तेरा है? मारूंगा भी अगर तेरा निकला। किसका है बताएगा ससुर? कोई नहीं है? चलो कोई नहीं, मत बताओ, अपनी सीखते सीख रहो। तो एडजेक्टिव तो हमने पहले से ही पढ़ रखा है कि एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जिनका यूज हम नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं, और एडवर्ब पढ़ लिया कि एडवर्ब वो होते हैं जिनका यूज हम वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं। तो सेंटेंस में अपना ये देखो डिस्क्राइब किसे करना है, नाउन प्रोनाउन को करना है तो एडजेक्टिव लिखो, वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव को करना है तो एडवर्ब लिखो, ठीक है। दूसरी दिक्कत जो हो सकती है वो ये हो सकती है कि हाउ डू वी नो दैट क्लियरली इज एन एडवर्ब बट क्लियर इज एन एडजेक्टिव, हाउ डू वी नो दैट रेगुलर इज एडजेक्टिव रेगुलरली इज एन एडवर्ब, ठीक है। तो ये कैसे पता चलता है कोई वर्ड एडजेक्टिव है एडवर्ब है? तो वैसे तो मीनिंग से पता चलता है, लेकिन थोड़ी सी मदद यहाँ पे मैं कर सकता हूँ तो कर देता हूँ। जैसे हमने एक वर्ड लिखा है यहाँ पे पुअर, एक लिखा है स्ट्रांग, और एक लिखा इजी, एक लिखा क्लियर, स्वीट, ब्रेव, नाइस, रियल, ऑब्वियस, डिफरेंट, सीरियस, ऑकवर्ड, कुछ भी लिख दो। अब देखो ये जो वर्ड्स यहाँ पे हमने लिखे हैं ना, ये सबके सब डिस्क्रिप्शन है, मतलब इनके थ्रू हम डिस्क्राइब करने का काम करते हैं, मतलब तो जो डिस्क्रिप्शंस होते हैं वो सारे एडजेक्टिव ही होते हैं। तो ये जो वर्ड्स हमने यहाँ पे लिखे हैं ये किसी न किसी का डिस्क्रिप्शन होते हैं। स्वीट के थ्रू हम फ्रूट को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, पर्सन को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है।
रियल के थ्रू भी हम ऑब्जेक्ट्स को डिस्क्राइब करने का काम करते हैं। तो ये वर्ड जो डिस्क्रिप्शंस होते हैं सारे एडजेक्टिव होते हैं। अब अगर हम मान लो इसी एडजेक्टिव में एल वाई एडवर्ब ऐड कर दें, मतलब एल वाई सफिक्स ऐड कर दें, तो अब ये इसकी एडवर्ब फॉर्म बन गई एडजेक्टिव की। पुअरली, स्ट्रॉन्ग की एडजेक्टिव फॉर्म एडवर्ब फॉर्म स्ट्रांगली हो गई, इजी की इजिली हो गई, क्लियर की एडवर्ब फॉर्म क्लियरली हो गई, स्वीट की एडवर्ब फॉर्म स्वीटली हो गई, ब्रेव की एडवर्ब फॉर्म ब्रेवली हो गई, नाइस की एडवर्ब फॉर्म नाइसली हो गई, रियल की एडवर्ब फॉर्म रियली हो गई, ऑब्वियस की एडवर्ब फॉर्म ऑब्वियसली हो गई, डिफरेंट की एडवर्ब फॉर्म डिफरेंटली हो गई, सीरियस की एडवर्ब फॉर्म सीरियसली हो गई, और ऑकवर्ड की एडवर्ब फॉर्म ऑकवर्डली हो गई। तो एक तो बड़ा सिंपल सा तरीका होता है कि वर्ड की जो फॉर्म होती है उसी से पता चल जाता है कि वो एडजेक्टिव होगा एडवर्ब होगा। नाउ मोस्ट वर्ड्स इन इंग्लिश दैट एंड विद एलवाई आर एडवर्ब्स। इंग्लिश के ज्यादातर वर्ड, सारे नहीं, इंग्लिश के ज्यादातर वर्ड जिनके लास्ट में एलवाई लिखा होता है वो एडवर्ब ही होते हैं। तो एक तो कोई वर्ड एडजेक्टिव है एडवर्ब है वो उसकी फेस वैल्यू से ही पता चल जाता है, दूसरा पता चल जाता है उसके मीनिंग से। ऐसे वर्ड्स जिनका यूज हम सेंटेंस में तब करते हैं जब हमें व्हाट काइंड ऑफ को रिप्लाई करना हो वो एडजेक्टिव होते हैं, और ऐसे वर्ड्स जिनका हम सेंटेंस में यूज तब करते हैं जब हमें हाउ को रिप्लाई करना हो वो एडवर्ब होते हैं। तो अगर हमें वर्ड का मीनिंग पता है तो हम उसके मीनिंग से ही जान जाएंगे कि वो एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। अगर हम उसका यूज हाउ को रिप्लाई करने के लिए करते हैं तो वो सर्टेनली एडवर्ब है। अगर हम उसका यूज व्हाट काइंड ऑफ को रिप्लाई करने के लिए करते हैं तो एडजेक्टिव है। तो एक तो उस वर्ड की फॉर्म से पता चल जाता है, वर्ड की फॉर्म से नहीं पता चलेगा तो उसके मीनिंग से पता चल जाएगा। तो जब ये पता चल जाएगा कि ये वर्ड एडजेक्टिव है एडवर्ब है तो अपना देख लेना सेंटेंस में जरूरत किसकी है, एडजेक्टिव की एडवर्ब की। नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करना हो तो एडजेक्टिव लिखा करो, वर्ब एडवर्ब को डिस्क्राइब करना हो या एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करना हो तो एडवर्ब लिखा करो। अब देखो एक छोटा सा क्वेश्चन, दे अपीयर्ड कॉन्फिडेंटली इन द मूवी। दे आंसर्ड कॉन्फिडेंट इन द इंटरव्यू। एक काम करो दोनों में इंटरव्यू लिखो। दूसरा, यू आर unnecessary worried about him। they have got unreasonably confusion। they have got unreasonable confused।
अब सबसे पहले लास्ट वाले दोनों देखना, फोर्थ एंड फिफ्थ। यहाँ पे जो हमने गॉट वर्ब यूज किया है, अब ये लिंकिंग वर्ब भी होती है, एक्शन वर्ब भी होती है। यहाँ पे हमने इसका लिखा है कंफ्यूजन विच इज अ नाउन, और यहाँ पे हमने लिखा कंफ्यूज विच इज पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। अब वो कंफ्यूजन नाउन है और ये एडजेक्टिव है, ठीक है। अगर ये एडजेक्टिव है तो ये लिंकिंग वर्ब है, ये एक्शन वर्ब है। अब हम देख रहे हैं कंफ्यूजन नाउन है, उसके बाद उसको हमें डिस्क्राइब करने के लिए एक वर्ड हमने लिख दिया अनरीजनेबली। अब ये अनरीजनेबली एडवर्ब है, अगर ये एडवर्ब है तो नाउन को डिस्क्राइब कर नहीं पाएगा, क्योंकि नाउन को डिस्क्राइब करना काम एडजेक्टिव का होता है, तो ये गलत हो गया। और इसकी जगह इसकी एडजेक्टिव फॉर्म लिखो अनरीजनेबल। उसके बाद जो हमने कंफ्यूज लिखा वो एडजेक्टिव है। अब चूंकि वो एडजेक्टिव है तो ये एडजेक्टिव अनरीजनेबल उसे डिस्क्राइब नहीं कर पाएगा, तो उसको डिस्क्राइब करना काम होगा एडवर्ब का, तो यहाँ पे एडवर्ब लिखो। तो सेंटेंस में हमें डिस्क्राइब किसे करना है ये देखने के बाद में अपना चूज कर लो कि एडजेक्टिव यूज करना चाहिए एडवर्ब। नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करना है तो एडजेक्टिव लिखो, वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब को डिस्क्राइब करना है तो एडवर्ब लिखो। कुल मिला के सब कुछ डिपेंड करता है सेंटेंस पे। पहले से सीख कुछ भी लो, लेकिन अप्लाई किया जाएगा सेंटेंस के अकॉर्डिंग। अब थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पे देख रहे हैं हमने यहाँ भी एक पास्ट पार्टिसिपल लिखा वरीड। अब अगर ये वरीड ना हो, यहाँ पे वरीज हो, वरीज, तो ये सेंटेंस सही है। नहीं 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 नहीं, तब भी गलत हो जाएगा, क्योंकि वो लिखना लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट ही पड़ेगा। तो कुल मिला के वरीड ही रहना। अबे वरीड पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, इसको डिस्क्राइब करना है, अननेसेसरली लिख दिया, ये तो एडजेक्टिव होता है, तो इसके एडवर्ब फॉर्म लिखो अननेसेसरली। यू आर अननेसेसरली वरीड। हरिओम। अच्छा, इन दोनों क्वेश्चंस में हमने आंसर लिखा, ये हमारी एक्शन वर्ब है, इट इज अ डूइंग, डूइंग वर्ब है ये। अपीयर इज अ लिंकिंग वर्ब। अब ये लिंकिंग वर्ब इसके बाद कॉम्प्लीमेंट आएगा। कॉम्प्लीमेंट होते हैं नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव। कॉन्फिडेंटली एडवर्ब है, ये कॉम्प्लीमेंट बन नहीं सकता, तो ये लो गलत हो गया। लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव लिखा करो, ये अपना ध्यान रखना। आंसर्ड एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब या तो ऑब्जेक्ट आएगा या एडवर्ब आएगा। अब ये कॉन्फिडेंट एडजेक्टिव है, ना ये ऑब्जेक्ट बन सकता ना ही एडवर्ब बन सकता, क्योंकि एडजेक्टिव होता है, तो इसकी एडवर्ब फॉर्म जो कॉन्फिडेंटली होती है उसे यूज कर लो। तो कुल मिला के एक्शन वर्ब्स के बाद यूज करना है तो एडवर्ब यूज किया करो, लिंकिंग वर्ब के बाद यूज करना है तो एडजेक्टिव यूज किया करो, नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करना है तो एडजेक्टिव लिखा करो, वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब को डिस्क्राइब करना है तो एडवर्ब लिखा करो। अगला क्वेश्चन देखो। दे हैव गॉट some they have got some suspicious। पहले तो इसी को समझो। किस पर, किस पर शक करना? हाँ, सब पर। हाँ ठीक है, सब पर। मैं घोंचू, ये एक्शन नहीं है, एडजेक्टिव है। ये गॉट नहीं दिख रही वर्ब, अब ये गॉट हमारी लिंकिंग हो रहा है। सस्पिशियस जो है ना, ये वर्ड एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है डाउटफुल, ठीक है। सस्पिशियस का मतलब होता है डाउटफुल। अ पर्सन हु हैज गॉट सम काइंड ऑफ सस्पिशियन, मतलब कोई ऐसा पर्सन जिसको कोई डाउट है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए वर्ड यूज किया जाता है। तो सस्पिशियस इज डिस्क्रिप्शन। अब अगर ये डिस्क्रिप्शन है तो ये एडजेक्टिव हो गया, अगर एडजेक्टिव हो गया तो ये सम गलत हो गया, क्योंकि सम डिटर्मिनर होता है, नाउन्स के साथ लिखा जाता है, और ये एडजेक्टिव है, तो ये गलत हो गया। अब हटा दो इसे। अगर सम का सब्स्टिट्यूट लिखना चाहते हो तो एक वर्ड होता है समवट, इसका यूज कर लो। समवट एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है। देखो मैं फिर से बता देता हूं, अगर सेवंथ एथ की बुक्स नहीं पढ़ोगे, अगर ये पता नहीं कर पाओगे कि लिखा गया वर्ड डिस्क्रिप्शन है कि नाउन है कि एडजेक्टिव है एडवर्ब है, तो ये बेमाने हो जाएंगे तुम्हारे लिए रूल्स। ठीक है, कहीं लग गया, तुक्का लग गया, नहीं लगा तो फिर कोचिंग लेने का फायदा नहीं मिलेगा। तो भैया अपने पढ़ने लिखने की आदत डालो और ये पता करना सीखो कि वर्ड के मीनिंग क्या होते हैं। सस्पिशियस जैसे कॉमन वर्ड्स के तुम्हें मीनिंग नहीं पता, तुम क्या करोगे? तो सस्पिशियस मींस डाउटफुल, इट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ पर्सन। क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन है तो ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है तो इसके लिए हमें एडवर्ब यूज करना पड़ेगा। एडवर्ब सम होता नहीं, वो डिटर्मिनर होता है, नाउन के साथ लिखा जाता है, तो सम वर्ड लिखो। फिर हमने एक दूसरा एग्जांपल लिखा, दे हैव गॉट समवट सस्पिशियन
नाउ द वर्ड सस्पिशन मीन्स डाउट, द वर्ड सस्पिशन मीन्स डाउट। अब सस्पिशन होता है डाउट, तो अगर ये डाउट होता है तो ये नाउन हो गया, ये किसी का डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो अगर ये नाउन हो गया तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए या तो डिटर्मिनर आएगा या एडजेक्टिव आएगा, समवर्ड तो एडवर्ब होता है, ये गलत हो गया, तो इसकी जगह आप सम लिख दो। तो ये ध्यान रखना कि जो समवर्ड होता है ये एडवर्ब होता है, एडजेक्टिव के साथ लिखा करो। सम जो होता है वो डिटर्मिनर होता है, नाउन के साथ लिखा करो। सस्पिशियन नाउन है, सस्पिशियस एडजेक्टिव है। अगला क्वेश्चन है, दे लाइक प्लेइंग इंडोर्स गेम्स आउटडोर। अभी हमने सेंटेंस लिखा वी लाइक प्लेइंग इंडोर्स गेम्स आउटडोर। अब देखो ये प्लेइंग वर्ब हो गई, भले ये नॉन फाइनाइट वर्ब है लेकिन ये वर्ब है, ठीक है। व्हाट डू दे लाइक प्लेइंग, तो आंसर आ गया गेम्स, गेम्स नाउन हो गया। अब अगर ये गेम्स नाउन है तो इससे पहले जो हमने इंडोर्स लिख रखा है ना, ये एडवर्ब नहीं है, एडजेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव यूज हो सकते हैं। अच्छा एडजेक्टिव होता है इंडोर, तो हम इसे इंडोर गेम्स। अच्छा वो जो वर्ड हम बाद में लिख रहे हैं आउटडोर, वो एडवर्ब होना चाहिए वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद। दे लाइक प्लेइंग इंडोर गेम्स, वेयर डू दे लाइक प्लेइंग, तो अब ये एडवर्ब होना चाहिए, वेयर का रिप्लाई, एडवर्ब आउटडोर्स होता है। तो ये भी ध्यान देना, इंडोर्स आउटडोर्स एडवर्ब होते हैं, इंडोर आउटडोर एडजेक्टिव होते हैं। एडजेक्टिव की जरूरत हो तो इंडोर आउटडोर लिखा करो, एडवर्ब की जरूरत हो तो इंडोर्स आउटडोर्स लिखा करो। अगला देखो, दे फेल्ट टू मच कोल्ड आउटडोर्स। मच टू कोल्ड कैन हार्म वेजिटेशन। हे राम दीनदयाल। अब देखो ये जो कोल्ड वर्ड होता है ना, ये एडजेक्टिव भी होता है, अगर डिस्क्रिप्शन के लिए यूज करोगे तो, और नाउन भी होता है। अब फर्स्ट सेंटेंस में हमने कोल्ड को यूज किया फील के बाद में, ये फील वर्ब यहाँ पे एक्शन हो गया लिंकिंग। अब फर्स्ट सेंटेंस में लिखी गई फेल्ट वर्ब एक्शन है या लिंकिंग। अब देखो अगर समझ में आ रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर मौज लो, ये लिंकिंग वर्ब है। सो ये जो फेल्ट हमने लिखा ना, द फेल्ट, ये कोई डूइंग नहीं है, मतलब दे आर नॉट परफॉर्मिंग एनी एक्टिविटी, ये उनकी अपनी स्टेट है, ठीक है। तो अगर ये स्टेट डिस्क्राइब करने के लिए लिखी गई वर्ब है ना, तो ये लिंकिंग वर्ब है। अगर ये लिंकिंग वर्ब है तो कोल्ड एडजेक्टिव हो गया, कॉम्प्लीमेंट, देखो डिस्क्राइब कर रहा है। अच्छा यहाँ पे कोल्ड को हमने सेंटेंस में सब्जेक्ट बना रखा है, इसका प्रेडिकेट हो गया कैन हार्म वेजिटेशन, तो अगर ये सब्जेक्ट है तो फिर ये नाउन हो गया। अब ये कोल्ड नाउन है, वो कोल्ड एडजेक्टिव है, ठीक है। इसके साथ हमने मच टू लिखा, उसके साथ में टू मच लिखा है। अब ये मच टू मच क्या, इन्हें भी समझ लेना। टू मच जो है ये एडजेक्टिव फ्रेज होती है, और इसका यूज क्या करो विद नाउन्स। मच टू जो है ये एडवर्ब फ्रेज होती है, और इसका यूज क्या करो विद एडजेक्टिव्स। किस ऐसे समझना, ये जो टू वर्ड होता है ये केवल एक एडवर्ब होता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री।
मच जो होता है ये वैसे तो एक डिटर्मिनर होता है, नाउन्स के साथ लिखा जाता है, मतलब ऐसे मान लो कि एडजेक्टिव होता है, नाउन्स के साथ लिखा जाता है, लेकिन एडवर्ब ऑफ डिग्री भी होता है, मतलब एडवर्ब भी होता है एडजेक्टिव भी होता है, दोनों ही होता है। अब हमने एक नाउन फ्रेज यहाँ पे लिख दी, टू मच मनी, और एक दूसरी लिख दी मच टू मनी। अब ये जो मनी वर्ड है ये तो हर हालत में नाउन ही रहना है, क्योंकि ये रेफरेंस होता है करेंसी का, इसके अलावा और तो कुछ हो नहीं सकता इसका मीनिंग, तो ये नाउन है। अगर ये नाउन है तो ये मच एडजेक्टिव हो गया जो इस नाउन को डिस्क्राइब कर देगा, और ये टू एडवर्ब हो गया जो इस एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर देगा, और ये सीक्वेंस हो गया। यहाँ थोड़े समय के लिए अगर हम मान लें कि चलो मच एडवर्ब बन गया और इसने इस टू एडवर्ब को डिस्क्राइब कर दिया, और ये थोड़े समय के लिए सही भी हो गया, लेकिन फिर ये टू डिस्क्राइब तो नहीं कर पाएगा नाउन को, क्योंकि ये एडवर्ब होता है, तो ये गलत हो गया। तो जब नाउन के साथ लिखना हो तो टू मच लिखा करो, एडजेक्टिव के साथ मच टू लिखा करो। ये कोल्ड नाउन है तो लिखो टू मच, वो एडजेक्टिव है तो लिखो मच टू। सो दे फेल्ट मच टू कोल्ड, और टू मच कोल्ड कैन हार्म वेजिटेशन। लिख दो, लिख दो, लिख दो, लिख दो, देवी जी लिख दो। यही बात ये पूछे, तू पूछ भाई यही बात, पूछ पूछ। वो सेफ साइड रहेगा, पूछेगा बिल्कुल नहीं। आ, अगला देखो क्वेश्चन। दे सेल्डम और एवर मेक मिस्टेक्स। दे सेल्डम और एवर मेक्स मिस्टेक्स। अब देखो ये जो सेल्डम होता है हमने इसको पहले भी पढ़ रखा है कि इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट नेवर, मतलब ऑलमोस्ट नेवर होता है, एग्जैक्ट नेवर नहीं होता। अब हमने क्या किया, इसके साथ में एक कंजंक्शन लिखा और, जो कि अल्टरनेटिव कंजंक्शन है, और उसके बाद हमने एवर लिख दिया। एवर भी एडवर्ब होता है टाइम का। अच्छा, एवर जो होता है इसका यूज हम करते हैं तब, मतलब एवर का मतलब होता है टाइनी पॉइंट इन टाइम, इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट नेवर। तो अगर इसका मतलब ऑलमोस्ट नेवर होता है और हम इसका सब्स्टिट्यूट लिखें, और का मतलब वो जो भी हम लिखेंगे वो इसका अल्टरनेटिव ही होगा, तो अगर हमें इसका अल्टरनेटिव देना है तो ये होता है ऑलमोस्ट नेवर, और इसका अल्टरनेटिव हो जाएगा एग्जैक्ट नेवर, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेट होता है, ये टोटल नहीं होता। तो जब हम और लिखेंगे तो उसकी जो कंप्लीट वैल्यू होती है नेवर, वो यूज कर लेंगे। तो इसको हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, दिस सेल्डम और नेवर मेक मिस्टेक्स। देखो सेल्डम का मतलब हो गया रेयरली, और नेवर का मतलब हो गया नेवर, कभी भी नहीं। तो इसका मतलब हो गया रेयरली और नेवर, मतलब कोई काम या तो रेयरली होता है या फिर होते ही नहीं, मतलब हम अल्टीमेटली निगेट करेंगे ऐसा नहीं होता। हालांकि एक दूसरी सिचुएशन भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकती है, कि हम लिखते हैं सेल्डम इफ एवर। इफ जो कंजंक्शन होता है इसका यूज हम तब करते हैं जब हम कोई सिचुएशन सपोज करें। अब सेल्डम का मीनिंग नेगेटिव होता है, अगर उसके बावजूद हम कुछ सपोज करेंगे तो फिर हमारा सपोजिशन पॉजिटिव होगा। तो जब पॉजिटिव सपोज करोगे तो एवर लिख लेना, और के साथ इसका अल्टरनेटिव लिखोगे तो ये नेगेटिव होता है, उसका अल्टरनेटिव भी नेगेटिव हो जाएगा तो नेवर हो जाएगा। तो सेल्डम और नेवर या सेल्डम इफ एवर, इन फ्रेजेस का यूज क्या करो। इसी तरीके से एक एग्जांपल हमने और लिखा, दे नो लिटिल और एनीथिंग अबाउट हिम, या अबाउट इट लिख दो चलो। दे नो लिटिल और एनीथिंग अबाउट इट। अब जिस तरीके से सेल्डम का मतलब ऑलमोस्ट नेवर होता है, वैसे लिटिल का मतलब ऑलमोस्ट नो होता है, मतलब इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट नो। तो अगर हम लिटिल लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये एग्जैक्ट नो नहीं है, सेमी नेगेटिव वर्ड होता है। सेमी नेगेटिव का मतलब ऑलमोस्ट नो होता है, ठीक है। तो अगर ये ऑलमोस्ट नो है तो जो हम इसका अल्टरनेटिव लिखेंगे वो एग्जैक्ट नो हो जाएगा। तो उसी तरीके से अगर मान लो हम लिटिल या फ्यू का यूज कर लें तो वो भी सेमी नेगेटिव वर्ड होते हैं, तो जब उनका अल्टरनेटिव लिखोगे ना तो वो एग्जैक्ट नेगेटिव वर्ड लिख देना, नथिंग, नोबडी, ऐसे। अच्छा, अगर हम इफ लिख देंगे तो लिटिल का मीनिंग नेगेटिव तो होता ही है, लेकिन उसके बावजूद अगर हमको सपोज करेंगे तो फिर वो मीनिंग पॉजिटिव होगा, उसके लिए एनी लिख देना, एनीथिंग।
लिटिल और नथिंग, लिटिल इफ एनीथिंग। अब इसी सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज करते हैं और इसको ऐसे लिखते हैं, बीइंग अ टीचर ही seldom if never makes mistakes। अब जैसे हमने ये सेंटेंस लिख दिया, बीइंग अ टीचर इज सेल्डम इफ नेवर मेक्स मिस्टेक्स। अब देखो उस सेंटेंस को हमारे पास सही करने के दो तरीके हैं, एक तो है कि हम और लिख दें इफ की जगह, दूसरा है नेवर की जगह एवर लिख दें। अब हमने पढ़ा कि इस तरीके की सिचुएशन में जब हमें लगे कि एक सेंटेंस को दो तरीके से सही किया जा सकता है तो हमेशा करेक्शन करा करो बाद वाला, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और समझ लेना, सेल्डम का मतलब ऑलमोस्ट नेवर हो गया, नेवर का मतलब एग्जैक्ट नेवर हो गया। तो जब भी हम सेल्डम और नेवर कहते हैं ना तो इसका मीनिंग हमेशा नेगेटिव ही होता है। मतलब हम ये कह रहे हैं रेयरली और नेवर कि कोई काम या तो रेयरली होता है या फिर होता नहीं है। अच्छा, एवर जो होता है वो मीनिंग पॉजिटिव बना देता है। तो अगर हम सेल्डम इफ एवर लिख रहे हैं तो इसका मतलब रेयरली इफ एवर, और मतलब कोई काम होता भी है तो रेयरली होता है, लेकिन इसका मतलब ये है कि वो होता है, फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है लेकिन होता है। तो ये मीनिंग हो गया पॉजिटिव। तो ऐसा नहीं है कि केवल दो अलग अलग एडवर्ब फ्रेजेस हैं, इनके मीनिंग भी अपने अलग अलग होते हैं। अगर पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करना हो तो सेल्डम इफ एवर लिखा करो, नेगेटिव हो तो नेवर लिखा करो। वही डिफरेंस यहां पर भी होता है। जब हम लिटिल और नथिंग लिख देते हैं तो इसका मतलब हम निगेट कर रहे हैं, मतलब हम नेगेटिव मीनिंग कन्वे करना चाह रहे हैं कि कुछ काम नहीं है। इफ एनीथिंग लिख देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाता है। तो लिटिल इफ एनीथिंग का मतलब अगर कोई चीज है भी तो कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं। लेकिन अगर नथिंग लिख दोगे तो इसका मतलब फिर वो है ही नहीं, तो वो मीनिंग नेगेटिव हो जाएगा। अब वो जो सेंटेंस हमारा है, अगर वो केवल इतना लिखा हो ही सेल्डम इफ नेवर मेक्स मिस्टेक्स, तो हम नेवर की जगह एवर लिख के सही करेंगे बाद वाला करेक्शन। लेकिन उसका यहाँ पे एक कॉन्टेक्स्ट दे रखा है कि जिस पर्सन के बारे में बात कही जा रही है वो पर्सन टीचर है। तो अगर जिस पर्सन के बारे में बात कही जा रही है वो पर्सन टीचर है, तब तो फिर उससे एक्सपेक्टेड है कि वो गलतियां नहीं करता होगा। तो जो हमारे यहाँ पे मीनिंग होना चाहिए वो होना चाहिए नेगेटिव। अगर नेगेटिव मीनिंग कन्वे करना है तब तो फिर नेवर लिखा रहने दो और लिखो यहाँ पे। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, बीइंग अ टीचर ही सेल्डम और नेवर मेक्स मिस्टेक्स। तो अगर कोई कॉन्टेक्स्ट ना दिया होता तो हम बाद वाला करेक्शन करते हैं। अब चूंकि यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट दे रखा है और इससे हमें पता चल रहा है कि बात टीचर के बारे में कही जा रही है, तो टीचर पर्सन से एक्सपेक्टेड ये होता है कि वो गलतियां नहीं करेगा। तो फिर वहां पे लिखो सेल्डम और नेवर। हालांकि इसी सेंटेंस को अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दें और ऐसे लिख दें, डिस्पाइट बीइंग अ टीचर ही सेल्डम और ever makes mistakes। Despite being a teacher, he seldom or ever makes mistakes। अब देखो ऑलमोस्ट वही मीनिंग है, लेकिन बस हमने यहाँ पे एक प्रिपोजिशन यूज कर दिया डिस्पाइट। अब ये प्रिपोजिशन हम तब यूज करते हैं जब हमें किन्हीं ऐसे दो इवेंट्स या सिचुएशन को डिस्कस करना हो जो अपोजिट टाइप की है, या मतलब अनएक्सपेक्टेड है जहां पे मामला। अब अनएक्सपेक्टेड ये होता है कि कोई पर्सन टीचर है फिर भी गलतियां करे। तो अगर हम डिस्पाइट लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये पर्सन गलतियां करता होगा, ठीक है, तभी कॉन्ट्रास्ट मेंटेन होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो अगर वो गलतियां करता होगा तो मीनिंग तो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव मीनिंग हो गया तो ये एवर सही है, इफ लिख दो। तो सेल्डम और नेवर सही है, सेल्डम इफ एवर सही है, वो अलग बात है। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना कि एक का मीनिंग नेगेटिव होता है, एक का पॉजिटिव होता है। अगर तुम्हें कभी पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करना हो तो सेल्डम इफ एवर लिखना, नेगेटिव मीनिंग हो तो सेल्डम और नेवर लिखना। फोर्थ क्वेश्चन देखो, आई सेल्डम और एवर डिफेंड माई फ्रेंड्स। आफ्टर ऑल everyone is guilty to some extent।
आई seldom or ever defend my friends. After all, everyone is guilty to some extent. इसका मतलब क्या हुआ? आफ्टर ऑल एवरीवन इज गिल्टी टू सम एक्सटेंट. ये पर्सन अपने दोस्तों को डिफेंड करता होगा या नहीं? कैसे पता चला करता होगा? क्या पता ना करता हो? भाई तुम्हें कैसे पता है अपने दोस्तों को डिफेंड करते होगा? क्या पता ना करता हो अपने दोस्तों को डिफेंड? हे बौडम राम. अब अगर ये सेंटेंस केवल इतना हो तो हम इस एवर की जगह नेवर लिखेंगे सही करने के लिए से. लेकिन वो जो कॉन्टेक्स्ट बाद में लिख रखा है ना, वो जस्टिफिकेशन है. आफ्टर ऑल एवरीवन इज गिल्टी टू सम एक्सटेंट का मतलब ये पर्सन ये मान रहा है कि थोड़ा बहुत सब गलत होते हैं. तो अगर थोड़ा बहुत सब गलत होते हैं तो इसका मतलब इसके दोस्त भी गलत होते होंगे. अब अगर बाकी गलत ना हो, मेरे दोस्त गलत हैं, तब तो मैं इनको डिफेंड ना करूं. लेकिन जब सारे गलत होते हैं तो फिर दोस्त भी थोड़े बहुत गलत हैं, उन्हें भी डिफेंड कर दिया. ठीक है, तो यहाँ पे मीनिंग पॉजिटिव होना चाहिए. इफ तो वो जो हमने सेंटेंस लिखा ना वो जस्टिफिकेशन है. अगर वो जस्टिफिकेशन है तो इसका मतलब पर्सन इस एक्शन को अपने जस्टिफाई कर रहा है. अगर जस्टिफाई कर रहा है तो इसका मतलब ये करता भी होगा. और अगर डिफेंड करता होगा तो फिर लिखो सेल्डम भी फेवर. कुल मिला के सीख सब कुछ लो, लेकिन अप्लाई वो सेंटेंस के हिसाब से किया जाता है. चल अगला क्वेश्चन देखो. वी वी क्या? ही लिखो. ही ट्रीटेड द स्ट्रेंजर फ्रेंडली. दूसरा, they put all the books in the shelf. ये छोड़ो. they put all the books orderly on the table. अब देखो सबसे पहला जो सेंटेंस हमने लिखा है, ही ट्रीटेड द स्ट्रेंजर. हाउ डिड ही ट्रीट? अब हमें ये बताना है कि कैसे ट्रीट किया. तो हाउ के रिप्लाई एडवर्ब होते हैं, तो ये फ्रेंडली एडवर्ब हो गया, सेंटेंस सही हो गया. फिर हमने लिखा दे पुट ऑल द बुक्स ऑर्डरली. हाउ डिड दे पुट द बुक्स? तो हाउ का रिप्लाई ऑर्डरली एडवर्ब आ गया, ये भी सही हो गया. लेकिन शायद हमने कल वाली ही क्लास में डिस्कस किया था कि ऑर्डरली एडवर्ब नहीं होता, एडजेक्टिव होता है. ठीक है, तो ये तो एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव है, तो ये तो सेंटेंस गलत हो गया, क्योंकि हमें तो एडजेक्टिव की नहीं एडवर्ब की जरूरत है. उसी तरीके से है फ्रेंडली भी एडजेक्टिव, एडवर्ब ये भी नहीं होता, तो ये दोनों वर्ड ही एडजेक्टिव हैं. अब अगर सेंटेंस में एडजेक्टिव की जरूरत हो यहाँ पे जहां ये लिखे तब तो सेंटेंस सही है, लेकिन यहाँ पे हमें एडजेक्टिव की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी एक्शन वर्ब्स हैं और उनको डिस्क्राइब करने के लिए एडवर्ब का यूज करना पड़ेगा, तो ये गलत हो गया. फ्रेंडली एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब नहीं होता. इसकी जगह लिखो इन अ फ्रेंडली मैनर. इन अ फ्रेंडली मैनर. अब देखो इन प्रेपोजिशन हो गई, मैनर इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया नाउन, और ये फ्रेंडली एडजेक्टिव हो गया जो उस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, और ये फ्रेज मिलके हमारी एडवर्ब बन गई. तो हम इस सेंटेंस को ऐसे लिखेंगे, ही ट्रीटेड द स्ट्रेंजर इन अ फ्रेंडली मैनर. ये एक दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है, लाइक अ फ्रेंड. ही ट्रीटेड द स्ट्रेंजर लाइक अ फ्रेंड. तो या तो लिखो लाइक अ फ्रेंड या लिखो इन अ फ्रेंडली मैनर. उसी तरीके से जो हमने ऑर्डरली लिखा है ये भी गलत है. अब या तो जैसे कल वाले असाइनमेंट में हमने प्रॉपरली लिख दिया था, इसकी जगह वो लिख दो, प्रॉपरली सिस्टमेटिकली ऐसे कुछ भी लिख दो. और नहीं तो लिखो इन एन ऑर्डरली मैनर. इन एन ऑर्डरली मैनर.
अब ये मैनर नाउन हो गया, ऑर्डरली उसको डिस्क्राइब करने के लिए लिखा गया, एडजेक्टिव हो गया। और यहाँ पे लिखो इन ऑर्डर, इन ऑर्डर। यहाँ पे लिखो लाइक अ फ्रेंड। तो ये जो फ्रेंडली है, ऑर्डरली है, ये देखने में लगते हैं कि एडजेक्टिव एडवर्ब होंगे, लेकिन एडवर्ब होते नहीं है, ये एडजेक्टिव होते हैं। अब जैसे ये दो वर्ड हैं, ऐसे कुछ और भी वर्ड हैं, उनका अपना ध्यान रखना। द फॉलोइंग वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स नॉट एडवर्ब्स। देखो कुछ वर्ड तो हमने पहले डिस्कस कर रखे हैं, कवर्डली है, माइजरली है, ये भी इसी टाइप के वर्ड हैं जो देखने में एडवर्ब लगते हैं लेकिन होते एडजेक्टिव हैं। कवर्डली, माइजरली, निगार्डली, स्लोवेनली, फ्रेंडली, ब्रदरली, वुमेनली, मैनली, गॉडली, किंगली, फादरली, फादरली। स्लोवेनली है ये, देहातियों को पकड़ में ही नहीं आ रहा क्या लिख दिया। लास्ट वर्ड है फादरली। किंगली, ब्रदरली, फादरली, हेवनली और वर्ल्डली, अर्थली, डेडली, लवली, लाइवली, लोनली, लाइकली, अगली, मास्टरली, स्कॉलरली, होमली, हे राम, कॉस्टली, ऑर्डरली, एल्डरली, डेली, अर्ली, मंथली, वीकली, टाइमली, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, जो लास्ट में अंडरलाइन किए गए वर्ड्स हैं ये एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों ही होते हैं। तो लास्ट में अंडरलाइन किए गए वर्ड्स जो हैं वो एडजेक्टिव भी हैं, एडवर्ब भी हैं, बाकी केवल एडजेक्टिव हैं। तो ये ऐसे कुछ कॉमन वर्ड्स हो गए जिनके लास्ट में एल वाई तो लिखा होता है, लेकिन ये एडवर्ब नहीं होते, ये होते एडजेक्टिव हैं। बुलंदशहर, मछली कैसा होगा, एडजेक्टिव है एडवर्ब? एडवर्ब बोल रहा था ना, एडवर्ब बोल रहा था ना देहाती, तू यूपी नहीं, तू एडवर्ब बोल रहा था, मछली को एडवर्ब बोल रहा है। देखो ये नहीं चतुर कभी सुधरेंगे, दुनिया सुधर जाए, यूपी का आदमी नहीं सुधरेगा, कभी नहीं सुधरेगा। मछली को एडवर्ब बोल रहा है, एडजेक्टिव होता है वो मछली, समझे? पतली, पतली क्या है, एडजेक्टिव एडवर्ब? हाँ, अबे क्या होता है पतली, एडजेक्टिव एडवर्ब? हाँ, क्या होता है? अरे पगलू, पतली तो खैर एडजेक्टिव होता है हिंदी का, हिंदी का एडजेक्टिव होता है, हिंदी का। सटकली है, सिंगम नहीं कहता आता मांझी सटकली, वो क्या होता होगा?
पता तुम्हें नानी सब है, ठीक है। खैर, अब ये वर्ड्स एडजेक्टिव हैं, और मतलब इन लास्ट वालों को छोड़ के ये एडवर्ब भी होते हैं, बाकी केवल एडजेक्टिव हैं। कवर्डली हमने पहले डिस्कस किया, इसका मतलब होता है लाइक अ कवर्ड, ठीक है। माइजरली का मतलब कंजूस होता है, माइजरली और निगार्डली का मीनिंग सेम होता है, दोनों का ही मतलब कंजूस होता है। स्लोवेनली का मतलब होता है अनटाइडी, अनटाइडी विच इज नॉट नीट एंड क्लीन, विच इज नॉट प्रॉपर, मतलब जो साफ सुथरा ना हो, गंदा हो, वैसे। फ्रेंडली, ब्रदरली, वुमेनली, ये सब एडजेक्टिव है। फ्रेंडली का मतलब होता है विच इज सुटेबल फॉर अ फ्रेंड, रिलेटेड टू अ फ्रेंड, लाइक फ्रेंड। ब्रदरली का मतलब भी यही हो गया, ब्रदरली अफेक्शन, ब्रदरली बिहेवियर, वुमेनली बिहेवियर। जैसे एक वर्ड देखो मैंने लिखा यहाँ पर, एन एफेमिनेट इज वन हु बिहेव्स वुमेनली। ये वर्ड तुमने उसमें पढ़ा होगा, क्या नाम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। एफेमिनेट एक ऐसा पर्सन होता है जो कि वुमेनली बिहेव करता है। अब बिहेव एक्शन वर्ब हो गई, हु बिहेव्स, हाउ डज ही बिहेव। अब हमें हाउ का रिप्लाई लिखना है। अब अगर हाउ का रिप्लाई एडवर्ब होते हैं, अगर ये वुमेनली एडवर्ब होते हैं, सेंटेंस सही है, लेकिन ये एडजेक्टिव होता है तो ये तो गलत हो गया। तो हमें इसको लिखना चाहिए या तो लाइक अ वुमेन, या हमें लिखना चाहिए इन अ वुमेनली मैनर। सो एफेमिनेट इज वन हु बिहेव्स इन अ वुमेनली मैनर। कैसे ये एफेमिनेट बिहेव करता होगा कि इसको हम मतलब वुमेनली मैनर कहते हैं? क्या ऐसा करता होगा? हाँ, हाँ, क्या करता होगा? तू बता बे। तुम दोनों गधा हो नंबर एक के। बैल होते तो जोड़ी काम आती तुम्हारी खेत में। वैसे तो देखो, मजाक की बात अगर ना करें तो वुमेनली वो लोग होते हैं जो महिलाओं की जैसे जिनकी बोली वगैरह होती है, इस तरीके से मतलब उनका चाल डाल होता है, वो सब ठीक है। चलो अब आगे नहीं बोलूंगा इसको। नहीं, बोलूंगा नहीं, लेने के देने पड़ जाए। मैनली लिखो। ही फेस द चैलेंजेस मैनली। ही फेस द चैलेंजेस मैनली। अब हमने कहा ये फेस द चैलेंजेस, हाउ डिड ही फेस द चैलेंजेस, तो हमने आंसर लिख दिया मैनली। अब मैनली अगर एडवर्ब होता तब तो हाउ का रिप्लाई हो जाएगा, लेकिन ये होता नहीं है, तो इसकी जगह लिखो इन अ मैनली मैनर। मैनली एडजेक्टिव होता है, अपना ध्यान रखना, तो यहाँ पे लिखो इन अ मैनली मैनर। एक दूसरा ऑप्शन यहाँ पे होता है मैनफुल। मैनफुल एडजेक्टिव होता है, मैनफुली उसकी एडवर्ब फॉर्म होती है, इसका यूज किया जा सकता है। तो गॉडली है, किंगली है, ब्रदरली है, फादरली है, ये सब एडजेक्टिव होते हैं। हेवनली भी एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब सेलेस्टियल होता है, हेवनली ऑब्जेक्ट्स। वर्ल्डली भी एडजेक्टिव होता है, रिलेटेड टू वर्ल्ड। अर्थली एडजेक्टिव होता है, रिलेटेड टू अर्थ। डेडली एडजेक्टिव होता है, फैटल। लवली भी एडजेक्टिव होता है, अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल। लाइवली एडजेक्टिव होता है, एनर्जेटिक। लोनली भी एडजेक्टिव होता है, अलोन। लाइकली एडजेक्टिव होता है, प्रोबेबल, लाइकली आउटकम ऑफ द मैच। अगली भी एडजेक्टिव होता है, विच इज नॉट ब्यूटीफुल। मास्टरली, स्कॉलरली भी एडजेक्टिव होते हैं, एनीथिंग रिलेटेड टू अ मास्टर और रिलेटेड टू ए स्कॉलर। होमली भी एडजेक्टिव होता है। होमली का मतलब अपना ध्यान देना, एडवर्ब होता है, कंफर्टेबल होता है। होमली का मतलब होता है कंफर्टेबल। इसी से मिलता जुलता एक वर्ड होता है HOMILY, होमली। ये नाउन होता है, और इसका मतलब होता है प्रीचिंग्स, उपदेश। तो ये जो होमली हमने लिखा है HOMILY, ये नाउन है, इसका मतलब होता है प्रीचिंग्स, उपदेश, एडवाइस। वो एडजेक्टिव होता है, उसका मतलब होता है कंफर्टेबल। कॉस्टली का मतलब कीमती, ये भी एडजेक्टिव है। ऑर्डरली एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है सिस्टमेटिक। एल्डरली भी एडजेक्टिव होता है, रिलेटेड टू ओल्ड पीपल। उसके बाद में जो बचे हैं ये एडजेक्टिव वर्ड दोनों ही होते हैं। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, व्हाट इज, नहीं, दे कंडक्ट अ टेस्ट वीकली। अब जैसे हमने ये लिखा, दूसरा हमने लिखा
इट इज अ वीकली इवेंट। अब यहाँ पे जो वीकली है ना, इसको हम इवेंट नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज कर रहे हैं, तो ये एडजेक्टिव है। यहाँ पे इसका यूज हम कर रहे हैं कंडक्ट वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए, तो ये एडवर्ब है। तो वीकली, मंथली, डेली, अर्ली, टाइमली, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम एडजेक्टिव वर्ड दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। नाउन के साथ भी लिखकर यूज कर सकते हैं और वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब देखो, इसके बाद जो एडवर्ब्स के यूजेस हैं, उन्हें सीखने के लिए एक बार हमें एडवर्ब्स के काइंड समझने पड़ेंगे। काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। देखो, सबसे पहले ऐसे एडवर्ब्स जिनका यूज हम करते हैं तब जब हमें किसी काम के होने या किए जाने के टाइम को रेफर करना हो, और ये एडवर्ब्स व्हेन का रिप्लाई होते हैं। अगो, बिफोर, येट, लेट, सून, अर्ली, नाउ, देन, टुडे, yesterday, tonight, etc. तो एक तो ऐसे एडवर्ब जिनका यूज हम किसी काम के होने के जाने के टाइम को रेफर करने के लिए यूज करते हैं, और ये व्हेन का रिप्लाई होते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम। दूसरा वो जिनके थ्रू हम किसी काम के होने किए जाने के प्लेस को रेफर करते हैं, और जो वेयर का रिप्लाई होते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस। हियर, देयर, अप, अवे, नियर, फार, अक्रॉस, अपस्टेयर्स, एवरीवेयर, आउटडोर्स, एटसेट्रा। तो एक तो ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जिनका यूज हम करते हैं किसी काम के होने किए जाने के प्लेस को रेफर करने के लिए। अब इसमें एक चीज ध्यान देना है कि ज्यादातर जो एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं वो प्रीपोजिशन भी होते हैं। काफी ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ प्रीपोजिशन दोनों ही होते हैं, मतलब प्रीपोजिशन भी होते हैं, एडवर्ब भी होते हैं। अब इसको ऐसे समझना है, जैसे हमने लिखा द मैन वेंट इन विदाउट परमिशन। दूसरा हमने लिखा द मैनेजर वॉज इन द ऑफिस। अब हमने फर्स्ट सेंटेंस में इन वर्ड यूज किया, दूसरे में भी इन यूज किया। इसमें हमने इन के बाद में एक नाउन लिखा द ऑफिस, जो कि इसका ऑब्जेक्ट है, तो ये इन हो गया प्रेपोजिशन, क्योंकि इसके बाद हमने इसका ऑब्जेक्ट लिख रखा है। अच्छा, इस इन को अगर हम प्रेपोजिशन मान ले तो ये गलत है, क्योंकि हमने इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा, और नहीं तो इसको एडवर्ब मान लो, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो अक्रॉस है, नियर है, अप है, इन है, ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एडजेक्टिव भी मतलब नाउन भी होते हैं, प्रेपोजिशन भी होते हैं और एडवर्ब भी होते हैं। तो अगर हम इनके साथ कोई नाउन या प्रोनाउन लिख दें रिलेट करने के लिए, तब तो फिर इन्हें प्रीपोजिशन कहना। अगर हम बिना प्रीपोजिशन के इनका यूज करें प्लेस को रेफर करने के लिए, तो फिर इन्हें एडवर्ब कहना। तो फर्स्ट सेंटेंस में लिखा गया इन एडवर्ब है, दूसरे में लिखा गया इन जो है वो प्रीपोजिशन है। तो एक तो एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, प्लेस हो गया, फिर उसके बाद में आ गया एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब्स ऑफ मैनर वो वर्ड्स होते हैं जिनके थ्रू हम किसी काम के होने किए जाने के तरीके को रेफर करते हैं, कि वो काम हुआ तो कैसे या किया गया तो कैसे, एडवर्ब ऑफ मैनर।
जैसे हमने लिखा क्विकली, क्विकली, इजली, सीरियसली, कॉन्फिडेंटली, डिफरेंटली, स्वीटली। तो ज्यादातर एडवर्ब्स जिनके लास्ट में एलवाई लिखा होता है वो एडवर्ब ऑफ मैनर ही होते हैं। हालांकि एक दो ऐसे भी होते हैं जिनके लास्ट में एलवाई नहीं लिखा होता, लेकिन फिर भी एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं। हार्ड, फास्ट, वेल। अब हार्ड, फास्ट और वेल ये भी एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं, लेकिन इनके लास्ट में एलवाई नहीं लिखा होता। उसके बाद में आ गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी वो वर्ड्स होते हैं जिनके थ्रू हम किसी काम के होने या किए जाने के रेपिटेशन को शो करते हैं, कि हाउ ऑफन डज एन एक्शन रिपीट इटसेल्फ। तो ऐसे एडवर्ब जो किसी एक्शन की फ्रीक्वेंसी को रेफर करते हैं, होने की, वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं। ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, यूजुअली, अगेन, ट्वाइस, रेयरली, जनरली, always, never, seldom, often, usually, again, twice, rarely, generally, etc. तो ये हो गया एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। फिर उसके बाद में आ गया एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री वो वर्ड्स होते हैं जिनके थ्रू हम किसी एडजेक्टिव की, वर्ब की या एडवर्ब की इंटेंसिटी शो करते हैं, कि वो जो एडजेक्टिव एडवर्ब है उसकी इंटेंसिटी क्या है। इंटेंसिटी का मतलब एक्सटेंट मानना, टू व्हाट एक्सटेंट। हाउ मच भी मान सकते हो वैसे। तो एडवर्ब्स ऑफ डिग्री वो वर्ड्स होते हैं जो हाउ मच को या टू व्हाट एक्सटेंट को रिप्लाई करते हैं। एज, सो, टू, वेरी, एनफ, क्वाइट, फेयरली, रादर, मच, लिटिल, हार्डली, हार्डली हो गया, समवट हो गया, ऑलमोस्ट, एटसेट्रा। एज, सो, टू, वेरी, एनफ, क्वाइट, फेयरली, रादर, मच, लिटिल, हार्डली, समवट, ऑलमोस्ट। फिर आगे रिलेटिव एंड इंटरोगेटिव एडवर्ब्स। व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। अभी जो WH फैमिली वर्ड्स हैं, अगर हम इनका सेंटेंस में यूज करें क्वेश्चन पूछने के लिए तो ये इंटरोगेटिव एडवर्ब है, लेकिन अगर हम इन्हें कंजंक्शन बनाकर यूज कर लें तो फिर ये रिलेटिव एडवर्ब है। तो ये वही डिफरेंस हो गया जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन में और रिलेटिव प्रोनाउन में होता है, ऐसे समझना। दिस इज द प्लेस वेयर ही वुड लिव। वेयर वुड ही लिव। अब ये वेयर है हमारा इंटरोगेटिव एडवर्ब, ये वेयर है रिलेटिव एडवर्ब, बस ये डिफरेंस होता है। तो अगर हम इन WH फैमिली वर्ड्स का यूज करें सेंटेंस में क्वेश्चन पूछने के लिए तो ये हमारे इंटरोगेटिव एडवर्ब होते हैं,
अगर हम इनका यूज एज ए कंजंक्शन कर लें तो फिर ये रिलेटिव एडवर्ब हो जाते हैं। देखो एक बार फिर से अपना समझ लो, सेंटेंस में वो वर्ड्स जिनका यूज हम करते हैं व्हेन को रिप्लाई करने के लिए, वो एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं। ये कुछ एग्जांपल लिख दिए हैं। ऐसे एडवर्ब जिनका यूज हम करते हैं वेयर को रिप्लाई करने के लिए, वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं। हाउ का रिप्लाई जिनके थ्रू किया जाता है वो एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना, जब हमने ये पढ़ा कि लिंकिंग वर्ब के बाद एडवर्ब नहीं आएगा तो वो केवल एडवर्ब ऑफ मैनर की बात होती है। मतलब जब हम ये कहते हैं कि लिंकिंग वर्ब के बाद में एडवर्ब नहीं आएंगे तो वो बात केवल एडवर्ब ऑफ मैनर के लिए की जाती है जो हाउ के रिप्लाई होते हैं, बाकी आ भी सकते हैं। उसके बाद में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वो होते हैं जिनके थ्रू हम किसी काम के होने किए जाने के रेपिटेशन को शो करते हैं। ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, यही सारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ही होते हैं। फिर कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जो किसी नाउन मतलब किसी एडजेक्टिव एडवर्ब की इंटेंसिटी, उसकी डिग्री, उसकी तीव्रता शो करते हैं। ये एडवर्ब ऑफ डिग्री होते हैं। ये कुछ एग्जांपल लिख दिया। ये जो डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड होते हैं ये भी एडवर्ब्स होते हैं। अगर हम इनका क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करें तो इंटरोगेटिव एडवर्ब, अदरवाइज अगर एज ए कंजंक्शन यूज कर लें तो रिलेटिव एडवर्ब। तो अभी एडवर्ब एडवर्ब का सब क्लियर हो गया हो? तो आ जाओ, अब देखो हमें कौन से यूजेस सीखने थे जिनके लिए बातें हमने डिस्कस की। देखो, मोहन escaped stealthily। एक मिनट, क्या लिख दिया मैंने? मोहन stealthily escaped from the ऑफिस या बिल्डिंग या जो भी। दूसरा, मोहन answered honestly my questions। तीसरा, मोहन presented, या presented छोड़ो, explained efficiently what he thought of it। अब देखो यहाँ पे जो हमने सेंटेंसर लिखे ना, इनमें एक्सप्लेन हमारी ट्रांसिटिव वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट है व्हाट ही थॉट ऑफ इट। यहाँ पर आंसर्ड भी ट्रांसिटिव वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट है माय क्वेश्चंस। और यहाँ पे एस्केप्ड है हमारी इंट्रांसिटिव वर्ब, उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अच्छा, उसके बाद में कुछ वर्ड्स हमने लिख रखे हैं जैसे स्टिल्थली,
ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, हाउ का रिप्लाई, हाउ डिड ही एस्केप। उसी तरीके से ऑनेस्टली भी हाउ का रिप्लाई है, हाउ डिड ही आंसर, ये भी एडवर्ब ऑफ मैनर है। और ये एफिशिएंटली जो हमने लिखा ये भी हाउ का रिप्लाई है, ये भी एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो ये तीनों वर्ड्स जो हमने लिखे हैं, स्टिल्थली, ऑनेस्टली और एफिशिएंटली, दीज आर द एडवर्ब्स, दीज आर द रिप्लाईज ऑफ हाउ। अब हमने पहले भी पढ़ा कि किसी वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में एडवर्ब नहीं लिखना चाहिए, तो ये दोनों तो गलत है ही है। हालांकि गलत ये भी है, क्योंकि अगर हमें एडवर्ब ऑफ मैनर लिखने पड़े किसी इंट्रांसिटिव वर्ब के साथ तो बाद में लिखा करो। तो अगर कोई वर्ब इंट्रांसिटिव और उसके साथ हमें एडवर्ब ऑफ मैनर लिखना हो तो बाद में लिखा करो। मोहन एस्केप्ड स्टिल्थली फ्रॉम द बिल्डिंग, ऐसे लिखो। अच्छा, अगर कोई वर्ब ट्रांसिटिव हो तो वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में तो एडवर्ब लिख नहीं सकते, तो ऑब्जेक्ट के बाद लिखना। तो इसे ऐसे लिखो, मोहन आंसर्ड माई क्वेश्चंस ऑनेस्टली। अब यही काम अगर हम थर्ड एग्जांपल में कर दें कि एफिशिएंटली को व्हाट ही थॉट ऑफ इट, जो क्लॉज है जिसको हमने एज एन ऑब्जेक्ट यूज किया है, टू द वर्ब एक्सप्लेन, उसके बाद अगर एफिशिएंटली को लिखें, तो ये जो एफिशिएंटली एडवर्ब है ना, वो इस सबऑर्डिनेट क्लॉज में लिखे गए वर्ब को डिस्क्राइब करने लग जाएगा एडवर्ब, लेकिन ये एडवर्ब है इस वर्ब का, तो हम बाद में लिखेंगे तो भी गलत हो जाएगा, बीच में लिखोगे तो भी गलत हो जाएगा, तो फिर पहले लिख दो। तो एडवर्ब्स ऑफ मैनर को इंट्रांसिटिव वर्ब्स के बाद लिखा करो या वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद लिखा करो। अगर ऑब्जेक्ट के बाद लिखना पॉसिबल ना हो, जैसे कि यहां पर, तो फिर पहले भी लिख दिया करो, मतलब वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में लिखो, सीधी सी बात यह है। एडवर्ब्स ऑफ मैनर शुड बी यूज्ड आफ्टर द वर्ब or the object if there any is। एडवर्ब्स ऑफ मैनर को वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद लिखा करो, मतलब वर्ब के बाद लिखा करो अगर वर्ब इंट्रांसिटिव हो, और अगर वर्ब ट्रांसिटिव हो तो उसके ऑब्जेक्ट के बाद लिखा करो। और अगर लगे कि ऑब्जेक्ट के बाद लिखने से मीनिंग गलत हो जाएगा या बदल जाएगा तो फिर पहले लिख दो। वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच एडवर्ब मत लिखा करो। फोर्थ क्वेश्चन देखो, ही फ्लू ओवर extensively the Pacific। अब ये किसी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसको देखो समझना, ये फ्लू इंट्रांसिटिव वर्ब हो गई, ओवर प्रेपोजिशन हो गई, एक्सटेंसिवली एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, हाउ का रिप्लाई, द पैसिफिक उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये वर्ब इंट्रांसिटिव है, अगर ये वर्ब इंट्रांसिटिव है तो एडवर्ब ऑफ मैनर इसके बाद लिखना चाहिए था, पहली चीज। दूसरी बात, जिस तरीके से हम वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच एडवर्ब नहीं लिख सकते, वैसे प्रेपोजिशन और उसके ऑब्जेक्ट के बीच भी एडवर्ब नहीं लिखे जा सकते। तो इस एक्सटेंसिवली को जो एडवर्ब मैनर है ना, इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद लिखो, इसको ऐसे लिख दो, ही फ्लू एक्सटेंसिवली ओवर द पैसिफिक। तो जो एडवर्ब्स हाउ का रिप्लाई होते हैं वो एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं, उन्हें इंट्रांसिटिव वर्ब्स के बाद लिखा करो। अगर वर्ब ट्रांसिटिव हो तो उसके ऑब्जेक्ट के बाद लिखा करो। लगे ऑब्जेक्ट के बाद लिखने से कुछ गलत हो जाएगा तो फिर पहले लिख दिया करो वर्ब से। हाँ बेटा, ये गलत हो जाता बाद में लिखने से। क्यों गलत हो जाता है वो भी समझ में आ जाएगा एक मिनट में अपने आप। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमने लिखा, दे हैव ऑलवेज रेस्ट आफ्टर लंच। दूसरा, दे ऑलवेज हैव obeyed him। अब देखो, ये है हमारी हेल्पिंग वर्ब और ये है मेन वर्ब, ये है मेन वर्ब। ऑलवेज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अब ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये हमने हफ्ते दो हफ्ते पहले ही पढ़ा होगा कि एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होता है ना वो मेन वर्ब से पहले लिखा करो। अब यहाँ पे मेन वर्ब हैव है तो उससे पहले लिखो। अच्छा, बाकी अपनी वो बात हमेशा ध्यान देना कि वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में एडवर्ब आएंगे नहीं। ये जो रेस्ट है ना वो इस हैव वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो ये एडवर्ब इसके बीच में तो यूज हो नहीं सकता, तो पहले लिखो इसे।
अच्छा, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हैव मेन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब ओबेड है, तो इसको उससे पहले लिखो। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी आर यूज्ड बिफोर द मेन वर्ब। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी को मेन वर्ब से पहले लिखकर यूज क्या करो। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, अगर मेन वर्ब हमारी बी की फॉर्म हो, इंडेफिनिट टेंस में जो बी की फॉर्म्स होती हैं, इज एम आर वाज वर, दे ऑलवेज वर, आर फ्रेंड्स, ऐसे कुछ। तो ये जो बी की फॉर्म्स होते हैं इंडेफिनिट टेंस में, इनके सारे एडवर्ब्स इनके बाद ही लिखा करो, इनका प्रेडिकेट इनके बाद ही लिखा जाता है, ठीक है। तो अगर हम इस सिचुएशन को छोड़ दें, बी की फॉर्म्स को इंडेफिनिट टेंस की, तो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी को मेन वर्ब से पहले लिखा करो। अब मेन वर्ब क्या होती है वो तो इतना पता ही होगा। जब ये सारी चीजें क्लियर हो जाएं तो फोर्थ एग्जांपल भी लिखना। यू शुड विजिट देम ट्वाइस। यू शुड विजिट देम ट्वाइस। अब देखो, शुड हेल्पिंग वर्ब है, विजिट मेन वर्ब है, देम इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और ट्वाइस है हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब देखो, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है तो मेन वर्ब से पहले आना चाहिए, यू शुड ट्वाइस विजिट देम, ठीक है, लेकिन ये सही है। तो यहाँ पे एक चीज और भी समझना, ये जो हमने लिखा है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी आर यूज्ड बिफोर द मेन वर्ब, इसको थोड़ा सा सही करके लिखना, एडवर्ब्स ऑफ इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी आर यूज्ड बिफोर द मेन वर्ब। एडवर्ब्स ऑफ इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी आर यूज्ड बिफोर द मेन वर्ब। देखो, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं एडवर्ब्स ऑफ डेफिनिट फ्रीक्वेंसी, एक होते हैं एडवर्ब्स ऑफ इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी। जैसे हमने ट्वाइस लिखा, डेली लिखा, अगेन लिखा, ईयरली लिखा, वीकली लिखा, थ्राइस लिखा, तो ये फ्रीक्वेंसी डेफिनिट है। तो अगर हमने वीकली लिख दिया तो ये फ्रीक्वेंसी डेफिनिट हो गई, वंस इन अ वीक। ईयरली भी डेफिनिट हो गई, वंस इन अ ईयर। अगेन भी डेफिनिट हो गई, अगेन का मतलब दोबारा, नेक्स्ट टाइम। डेली भी डेफिनिट हो गई। लेकिन कुछ फ्रीक्वेंसीज ऐसी होती हैं जो डेफिनेट नहीं होती हैं, जैसे अगर हम लिख दें यहाँ पे ऑलवेज, नेवर, रेयरली, सेल्डम, एवर, तो ये फ्रीक्वेंसी डेफिनेट नहीं है। अगर हम एवर कह रहे हैं या ऑलवेज कह रहे हैं तो इससे पता नहीं चल पाता कि ऑलवेज का मतलब क्या माने, वंस इन अ डे, वंस इन अ ईयर, वंस इन अ मंथ, क्या। तो ये जो इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी के एडवर्ब्स होते हैं, ये वर्ब से पहले लिखा करो। डेफिनिट फ्रीक्वेंसी के एडवर्ब्स एडवर्ब ऑफ टाइम ही मान लिए जाते हैं और उनको वर्ब के बाद लिखा करो, वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद लिखा करो। तो ये जो डेफिनिट फ्रीक्वेंसी के एडवर्ब्स होते हैं इनको लास्ट में लिखा करो, इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी के एडवर्ब्स पहले लिखा करो। अगला क्वेश्चन देखो। He lived there peacefully forever. He lived there peacefully forever.
देखो ये जो हमने पीसफुली लिखा है ना, ये तो हमारा हाउ का रिप्लाई, एडवर्ब ऑफ मैनर। देयर है वेयर का रिप्लाई, एडवर्ब ऑफ प्लेस। फॉरएवर है व्हेन का रिप्लाई, ठीक है, टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। अब ये तीनों ही एडवर्ब हमने एक वर्ब जो है लिव्ड है उसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज कर दिया, मतलब ये तीनों ही एट्रीब्यूट इसी वर्ब का डिस्क्रिप्शन है। अगर हम कभी एक ही वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए मल्टीपल एडवर्ब्स का यूज करें तो उनको देखो कैसे लिखना, सीक्वेंस में अपना समझ लेना। द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ एडवर्ब्स इज मैनर, प्लेस और टाइम। सबसे पहले लिखना एडवर्ब ऑफ मैनर, फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस और फिर एडवर्ब ऑफ टाइम। अब इसमें हमारे बच गए एडवर्ब ऑफ डिग्री और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ डिग्रीज को हमेशा उन वर्ड से पहले लिखा करो जिन्हें वो डिस्क्राइब करते हैं, एनफ को छोड़ के। एनफ बाद में यूज होता है, बाकी सारे पहले लिखा करो। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में जो डेफिनेट फ्रीक्वेंसी के एडवर्ब्स होते हैं वो वहीं लिखे जाते हैं जहां एडवर्ब ऑफ टाइम लिखा जाता है। इनडेफिनेट फ्रीक्वेंसी के वर्ब से पहले लिखे जाते हैं। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ डिग्री तो पहले से ही पता थे। मैनर, प्लेस, टाइम ये जो होते हैं वर्ब के बाद लिखे जाते हैं, तो इनका सीक्वेंस ये लिखा करो। अब इस हिसाब से अगर हम देखें तो टाइम लास्ट में आना चाहिए, सही लिखा हुआ है। मैनर आना चाहिए शुरू में, ये नहीं लिखा हुआ है, तो इसको ऐसे लिख दो। तो इसको लिखो दे लिव्ड पीसफुली देयर फॉर एवर। एक और क्वेश्चन देखो। इट इज रेनिंग हियर हार्ड, वी शैल रेस्पॉन्ड soon positively. We shall respond soon positively and it is raining here hard. अब देखो soon टाइम का एडवर्ब हो गया, पॉजिटिवली हाउ का रिप्लाई, मैनर हो गया, हार्ड मैनर हो गया, हाउ का रिप्लाई, हेयर प्लेस हो गया, वेयर का रिप्लाई। तो हेयर हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस, हार्ड हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर, सून हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम, पॉजिटिवली हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, अब हमें पता है कि पहले मैनर आता है, बाद में ये सब एडवर्ब प्लेस और टाइम वगैरह आते हैं। तो ये दोनों ही सेंटेंस गलत लिखे हुए, नहीं ऐसे लिख दो। We shall respond positively soon and it is raining hard here. तो पहले मैनर, फिर प्लेस, फिर टाइम। फिर उसके बाद हमने एक फोर्थ एग्जांपल लिख दिया। They performed on the stage with confidence in the evening. अब यहाँ पे हमने कहा कि कोई एडवर्ब नहीं यूज किया, लेकिन कुछ फ्रेजेस यूज किए जो एडवर्ब का काम कर रही हैं। जैसे ऑन द स्टेज जो है ना, वेयर का रिप्लाई है, विद कॉन्फिडेंस हाउ का रिप्लाई है, और इन द इवनिंग व्हेन का रिप्लाई है। तो यहाँ पर हमने कोई एडवर्ब ना यूज कर कुछ ऐसी फ्रेजेस यूज कर ली जो एडवर्ब का काम कर रही हैं। अब देखो फ्रेजेस को भी वैसे ही लिखना, मैनर, प्लेस, टाइम। तो इसको लिखो दे परफॉर्म्ड विद कॉन्फिडेंस ऑन द स्टेज इन द इवनिंग। दे परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज विद कॉन्फिडेंस इन द इवनिंग। फिफ्थ देखो, वी गॉट फ्रीडम ऑन 15th August at 12 midnight in 1947। अब फिर से देखो हमने कुछ फ्रेजेस लिख दी जो एडवर्ब का काम कर रही हैं, लेकिन इस बार ये सारी की सारी एडवर्ब ऑफ टाइम है।
all these phrases are referring to time. None of these is referring to place or manner or degree or anything. अब देखो, अगर हम एक ही एट्रीब्यूट को डिस्क्राइब करने के लिए मल्टीपल एडवर्ब्स यूज करें तो उनको लिखा करो प्रिसाइज टू जनरल के सीक्वेंस में। जो सबसे प्रिसाइज इंफॉर्मेशन होती है वो पहले लिखा करो, जनरल इंफॉर्मेशन बाद में लिखा करो। तो इस हिसाब से जो आवर है वो मोस्ट प्रिसाइज इंफॉर्मेशन है, फिर उसके बाद डे, फिर उसके बाद में ईयर। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे एट 12 मिडनाइट ऑन 15th अगस्त इन 1947। एक और देखो, द मैन sat across the road on a bench near the tree। अब यहाँ पे हमने एक फ्रेज लिखी है क्रॉस द रोड, वेयर का रिप्लाई। एक हमने लिखी ऑन अ बेंच, वेयर का रिप्लाई। एक हमने लिखी नियर द ट्री, वेयर का रिप्लाई। अब ये सारी एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं। अब हम देख रहे हैं इनमें से जो मोस्ट प्रिसाइज इंफॉर्मेशन है इस एक्शन की वो है बेंच। बेंच कहाँ है, फिर वो है नियर द ट्री, और ट्री कहाँ है, वो ऑन द अक्रॉस द रोड। ठीक है, तो इस हिसाब से जो अक्रॉस द रोड है ना ये लास्ट में आना चाहिए। इसको ऐसे लिखो, द मैन सैट ऑन अ बेंच नियर द ट्री अक्रॉस द रोड। तो अगर हम कभी एक ही टाइप के मल्टीपल एडवर्ब्स का यूज कर लें तो फिर उनको हमेशा प्रिसाइज टू जनरल के सीक्वेंस में लिखा करो। मोस्ट प्रिसाइज इंफॉर्मेशन पहले मेंशन करो, जनरल इंफॉर्मेशन लास्ट में मेंशन करो। मछली जल की रानी, जीवन इसका पानी। He works carefully than you all। He works carefully than you all। एक और लिखना, you sing sweeter than they all। अब देखो, जो सबसे पहले हमने सेंटेंस लिखा है इसमें हमने एक कंजंक्शन यूज किया है देन। ये यूज होता है कंपैरिजन के लिए। अगर ये कंपैरिजन के लिए यूज होता है तो ध्यान से देखें, यहाँ पे कंपेटिव डिग्री तो हमने लिखी नहीं। अभी जो केयरफुली लिखा गया पॉजिटिव डिग्री का एडवर्ब है, तो अगर कंपैरिजन कर रहे हो तो इसकी कंपेटिव डिग्री लिखो। तो इसको ऐसे लिखो, मोर। ही वर्क्स मोर केयरफुली देन यू ऑल। इसी हिसाब से ये भी है। अब हम देख रहे हैं यहाँ भी हमने देन यूज किया है, तो कंपेटिव डिग्री यहाँ भी आनी चाहिए। हालांकि हमने कंपेटिव डिग्री स्वेटर लिख भी दी, लेकिन ये जो स्वेटर है ये कंपेटिव डिग्री एडजेक्टिव की है, वर्ब एक्शन है। अगर एक्शन वर्ब है तो एडजेक्टिव तो आना नहीं चाहिए, एडवर्ब आना चाहिए। एडवर्ब होता है स्वीटली, और स्वीटली की कंपेटिव डिग्री बनेगी मोर स्वीटली। तो जब एडजेक्टिव की जरूरत हो तो एडजेक्टिव की कंपेटिव डिग्री लिखो, एडवर्ब की जरूरत हो तो एडवर्ब की लिखो। तो इसको हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, मोर स्वीटली, यू सिंग मोर स्वीटली देन दे ऑल। तो यहाँ पे ध्यान रखना, एडवर्ब्स टू हैव डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। तो जैसे हमने एडजेक्टिव्स के लिए एडवर्ब डिग्रीज का यूज सीखा था, उसी तरीके से उनको एडवर्ब्स पे अप्लाई किया करो। अगर हम एडवर्ब्स का यूज कंपैरिजन के लिए करें तो इनके साथ भी उसी तरीके से डिग्रीज का यूज करना। सिंपली डिस्क्राइब करना हो, कंपेयर ना करना हो तो पॉजिटिव डिग्री, कंपेयर करना हो एक से दूसरे को तो कंपेटिव डिग्री, और सबके साथ कंपैरिजन करना हो तो सुपरलेटिव डिग्री। तो यू सिंग मोर स्वीटली देन दे ऑल, ही वर्क्स मोर केयरफुली देन यू ऑल। एग्जाम्पल और देखना, किसी पेपर वगैरह में आया होगा।
some people adapt themselves very easily than others do. अब जैसे हमने ये लिख दिया, सम पीपल अडेप्ट देमसेल्व्स वेरी इजिली देन अदर्स डू, कि कुछ लोग अपने को बड़ी आसानी से ढाल लेते हैं दूसरों के मुकाबले, मतलब दूसरे नहीं ढाल पाते तब तक वो अपने को ढाल लेते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं हमने देन लिख दिया, तो कंपेरेटिव डिग्री लिखनी पड़ेगी एडवर्ब की, क्योंकि अडेप्ट एक्शन वर्ब इसका एडवर्ब आएगा। अब इजिली एडवर्ब तो ठीक है, लेकिन एक कंपेरेटिव डिग्री बनाओगे तब तो मोर लिखना पड़ेगा, वेरी तो यूज होता नहीं कंपेरेटिव डिग्री में। तो हमें इसे ऐसे लिखना पड़ेगा, सम पीपल अडेप्ट देमसेल्व्स मोर इजिली देन अदर्स डू। तो अगर हम एडवर्ब्स का यूज कंपैरिजन के लिए करें तो इनकी भी प्रॉपर डिग्रीज का यूज क्या करो, जैसे कि एडजेक्टिव्स के लिए सीखा था, तो वही सारे कॉन्सेप्ट इन पे भी काम करने लग जाएंगे। कमल स्पीक्स मोर फास्टली देन हिज ब्रदर। कमल स्पीक्स मोर फास्टली देन हिज ब्रदर। अब देखो, देन हमने कंजंक्शन लिखा कंपैरिजन के लिए, और स्पीक्स एक्शन वर्ब लिखी। तो अगर स्पीक एक्शन वर्ब लिखी हुई है तो इसके बाद मतलब इसके बाद में एडवर्ब आएगा फास्टली। अच्छा, देन लिखा तो इसका मतलब कंपेरेटिव डिग्री में आएगा, तो मोर भी लिखा, तो ये सब कुछ ठीक है। बस दिक्कत ये होगी कि फास्टली जो होता है ये एडवर्ब होता नहीं है, पहले भी हमने पढ़ा होगा। फास्ट ही एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों ही होता है। तो ये बात हालांकि पहले भी डिस्कस हो रखी है, नहीं समझ में आई हो तो वो तो अपना आप समझ लेना। डोंट यूज फास्टली, फास्टली कोई एडवर्ब होता नहीं है, फास्ट एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों ही होता है, बस उसी को यूज क्या करो। जैसे हमने एक एग्जांपल लिखा, अ फास्ट बॉलर बॉल्स फास्ट, तो यहाँ पे बॉल्स वर्ब हो गई, बॉलर नाउन हो गया। अब नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए हमने फास्ट लिखा तो ये एडजेक्टिव हो गया, वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया तो ये एडवर्ब हो गया। तो फास्ट एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है, तो अगर अभी हमें इसे एज एन एडवर्ब यूज करना है तो भी फास्टर लिखो, एज एन एडजेक्टिव यूज करना तो भी फास्टर ही लिखना। बाकियों का अपना ध्यान रखना। अब जैसे ये फास्ट है, ये एडजेक्टिव भी है एडवर्ब भी है। एक दो और भी ऐसे वर्ड होते हैं, उनका भी ध्यान देना। जैसे अभी हमने डिस्कस किया, हार्ड है, वेल है, अर्ली है, लेट है, डायरेक्ट है, स्ट्रेट है। तो फास्ट, हार्ड, वेल, अर्ली, लेट, डायरेक्ट, स्ट्रेट, डेली, टाइमली, एटसेट्रा। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो एडजेक्टिव भी होते हैं, एडवर्ब भी होते हैं। मतलब यही इनकी एडजेक्टिव फॉर्म होती है और यही इनकी एडवर्ब फॉर्म होती है। अब देखो, फास्टली तो खैर कोई वर्ड होता नहीं है, लेकिन हार्डली एक वर्ड जरूर होता है, लेकिन उसका मीनिंग इससे अलग होता है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। वेल एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों ही होता है, अर्ली भी एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों ही होता है, लेट भी दोनों ही होता है। डायरेक्टली हालांकि एक वर्ड होता है, उसका मीनिंग इससे थोड़ा अलग होता है, वो भी आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। स्ट्रेटली का कोई वर्ड ही नहीं होता, स्ट्रेट ही होता है, एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों दोनों ही वही होता है। अगला देखो, दे विल ओनली गिव यू 2 days
to finish the work. अब जैसे हमने ये सेंटेंस लिखा, दे विल ओनली गिव यू 2 days टू फिनिश द वर्क, एक और लिखना, अ माउस कैन इवन हेल्प अ लायन। तीसरा, he has just received 2 parcels yet। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, चलो सही तो था, येट लिखा रहने दो। अब देखो ये जो हमने तीनों सेंटेंसेस लिखे ना, इनमें हमने कुछ खास वर्ड्स लिखे हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक वर्ड लिखा ओनली, यहाँ पे लिखा इवन, और यहाँ पे लिखा जस्ट। ये जो जस्ट इवन ओनली होते हैं ना, ये इंटेंसिव हैस हैं। इनका यूज हम सेंटेंस में करते हैं किसी ऐसे एलिमेंट को हाईलाइट करने के लिए जिसको हम स्ट्रेस करना चाह रहे हैं। अच्छा, जस्ट और ओनली जो होते हैं ये एक्सक्लूजन का काम करते हैं। इनको हम जिसके साथ लिख देते हैं, ये उनको छोड़कर बाकी सबको एक्सक्लूड कर देते हैं। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया होगा, अगर हम लिख दें ओनली आई नो कमल, और क्या हो रहा है सर, और अगर हम लिख दें आई नो ओनली कमल, तो ये जो ओनली जब हम आई के साथ लिखेंगे तो ये आई को रिस्ट्रिक्ट करके बाकी सबको निगेट कर देगा। ओनली आई का मतलब हो जाएगा नोबडी एल्स नोज कमल, की और कोई कमल को नहीं जानता। और आई नो ओनली कमल लिख देंगे तो इसका मतलब आई नो ओनली कमल एंड आई नो नोबडी एल्स, और मैं किसी और को नहीं जानता। तो जो ओनली होता है जस्ट होता है, इनका काम होता है कि जिसके साथ इन्हें लिखा गया उसको छोड़कर बाकी सबको नेगेटिव कर देना। अब अगर कुछ सिचुएशन में तो चलो ये सही है, ओनली को आई के साथ लिख दो, कमल के साथ लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मीनिंग बदल जाएगा, लेकिन वो दोनों ही सही है। अच्छा, कुछ सिचुएशन ऐसी हो सकती है जो वाहियात मीनिंग बना देंगी। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एक सेंटेंस लिख दें, मिस्टर शर्मा ओनली डाइड अ वीक अगो। अब हमने ओनली को डाइड वर्ब के साथ लिख दिया, तो इसका मतलब ये हो गया कि ही जस्ट डाइड एंड डिड नथिंग एल्स, कि मिस्टर शर्मा केवल मर गए एक हफ्ते पहले और उन्होंने कुछ नहीं करा। तो इसका मतलब ये निकलेगा कि हम उनसे कुछ और भी चाह रहे थे, कि जब मर ही रहे हो तो ये भी कर देता, ठीक है, लेकिन उन्होंने केवल मर गए और वो कुछ करे ही नहीं, वो ऐसे ही चले गए। अब ये मीनिंग वाहियात है। अब अगर ये मीनिंग वाहियात है तो इसको हटा लो, ओनली को यहाँ से रिमूव कर दो, या फिर कहीं इधर उधर शिफ्ट कर दो जहां पे ये इसका मीनिंग लॉजिकल हो। तो या तो उसे रिमूव करो या उसको किसी ऐसे एलिमेंट के साथ में लिखो जिसके साथ में उसका मीनिंग जस्टिफाई हो पाए। अब जैसे अगर हम इसको टाइम के साथ लिख दें तो वो मीनिंग जस्टिफाई हो जाएगा। मिस्टर शर्मा डाइड ओनली अ वीक अगो, ओनली अ वीक अगो मतलब नॉट लॉन्ग अगो। तो अब कई बार क्या होता है, ये सेंटेंस किसी ऐसे एलिमेंट के, मतलब ये वर्ड सेंटेंस में किसी ऐसे एलिमेंट के साथ लिख दिए जाते हैं जहां पे इनका मीनिंग लॉजिकल नहीं होता। हम तो जोड़ तोड़ के मीनिंग अपना सही निकाल लेते हैं, लेकिन जो लिखा होता है वो हम समझ ही नहीं पाते। अब जैसे अगर हमने लिखा दे विल ओनली गिव यू 2 days, तो इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि वो केवल तुम्हें 2 दिन देंगे, मतलब देंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो ये तो बाहियात मीनिंग है। ये जो ओनली है ये इस नंबर को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, कि नॉट मोर देन 2 days, मतलब केवल इतना ही टाइम मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं। तो अगर ये ओनली रिस्ट्रिक्शन के लिए 2 के लिए यूज हो रहा है तो फिर एक गलत जगह लिख बैठे, इसे यहाँ ले आओ, दे विल गिव यू ओनली 2 days। अब ओनली 2 days का मतलब हो गया नॉट मोर देन 2 days। दैट मेक सेंस नाउ। अब ये सेंटेंस कहना सेंसिबल है। अब यहाँ आ जाते हैं, इवन जो होता है इसका यूज हम करते हैं कुछ ऐसा रेफर करने के लिए जो अनएक्सपेक्टेड है, मतलब सरप्राइजिंग है। अब यहाँ पे सरप्राइजिंग हेल्प करना नहीं है,
माउस भी हेल्प कर सकता है, लॉयन भी हेल्प कर सकता है, एंट भी हेल्प कर सकती है, कोई भी हेल्प कर सकता है, लेकिन माउस लॉयन की हेल्प करे ये सरप्राइजिंग है। तो यहाँ पे जो अनएक्सपेक्टेड है वो एक्शन नहीं है, अनएक्सपेक्टेड है इनका रिलेशन। तो जो इवन गलत जगह लिख गया, या तो इसको लॉयन के साथ लिखो, अ माउस कैन हेल्प इवन अ लॉयन, या फिर माउस के साथ ही वापस ले आओ, इवन अ माउस कैन हेल्प अ लॉयन। तो यहाँ पे जो सरप्राइजिंग एलिमेंट है वो इनका रिलेशन है, ना कि एक्शन। नेक्स्ट में आ जाते हैं, ही हैज जस्ट रिसीव्ड 2 पार्सल्स। अब अगर ये सेंटेंस केवल इतना लिखा होता तो ये सेंटेंस सही होता, और हम इस जस्ट को एडवर्ब ऑफ टाइम मान के चलते हैं, हम ये मान के चलते हैं टाइम को स्ट्रेस करने के लिए लिखा गया है, जस्ट का मतलब होता है रिसेंट। लेकिन अगर हमने येट लिख ही दिया तो ये टाइम के लिए तो यूज हो नहीं रहा, अगर ये टाइम के लिए न्यूज हो रहा फिर किसके लिए यूज हो रहा, फिर ये इस 2 पार्सल्स के लिए यूज हो रहा होगा। जस्ट 2 पार्सल्स का मतलब नॉट मोर देन 2। हटाओ यहां से, ले आओ यहाँ। तो अगर इस सेंटेंस में येट नहीं लिखा होता तो ये सही होता, जस्ट का मतलब रिसेंट भी होता है। लेकिन जब येट लिख ही दिया तो टाइम के लिए येट यूज हो गया, वो जस्ट गलत हो गया, उसको हटाओ वहां से, या तो रिमूव करो या उसकी जगह चेंज करो। सो यूज ओनली इवन एंड जस्ट केयरफुली इन द सेंटेंस। तो ये इवन है, ओनली है, जस्ट है, इनका यूज सेंटेंस में केयरफुली किया करो, नहीं तो ये लिखे कहीं होते हैं, हम मीनिंग समझ कुछ और लेते हैं। ही हैज रिसीव जस्ट 2 पार्सल्स येट, तो इसका मतलब हो गया ही विल रिसीव सम मोर सून, और भी रिसीव करेगा, लेकिन इस समय तक 2 ही मिले। बच गए 5 मिनट, चलो एक और एग्जांपल लिख लो। आजकल तो घड़ी नहीं चलती बिल्कुल, पता नहीं खराब तो नहीं हो गई सेल वेल इसकी। इट रेंड हैविली ऑन एस्टरडे। हरिओम। दे शुड वर्क हियर विद केयरफुली। द किंग sent his messengers to everywhere। अब देखो, ये जो हमने यस्टरडे लिखा ना, ये हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम, व्हेन का रिप्लाई। केयरफुली हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर, हाउ का रिप्लाई। एवरीवेयर हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस, वेयर का रिप्लाई। तो ये जो एवरीवेयर है, केयरफुली है, यस्टरडे है, ऑल दीज वर्ड्स आर द एडवर्ब्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये वर्ड्स एडवर्ब हैं तो फिर इनसे पहले जो प्रीपोजिशन लिख रखे हैं इनको जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होते हैं। अब ये नाउन या प्रोनाउन तो है नहीं। अगर यहाँ पे एवरीवेयर की जगह कोई नाउन लिखा होता, ऑल प्लेसेस, ऑल द कंट्रीज, ऑल द सिटीज, तो ये सही हो जाता। केयरफुली की जगह केयर लिखा होता तो भी सही हो जाता। यस्टरडे की जगह पर संडे मंडे कुछ लिखा होता तो भी सही हो जाता। अब ये वर्ड्स नाउन नहीं है, ये एडवर्ब है, अगर ये एडवर्ब है तो ये प्रिपरेशन हटा लो। डोंट यूज prepositions with adverbs। तो एडवर्ब्स के साथ में प्रीपोजिशंस मत लिखा करो, अगर एडवर्ब लिखना है तो प्रीपोजिशन रिमूव कर दो। फोर्थ क्वेश्चन देखो, कमल विल गो टू फॉरेन नेक्स्ट ईयर।
शायद ये क्वेश्चन पहले भी कभी डिस्कस हुआ है क्लास में। हाँ, अबे ये पहले कभी क्वेश्चन डिस्कस हुआ? चलो नहीं हुआ तो ध्यान रखना, ये फॉरेन वर्ड एडजेक्टिव होता है। फॉरेन कंट्री, फॉरेन करेंसी, फॉरेन कल्चर। अब जैसे अगर हमने ये एडजेक्टिव यूज किया तो किस नाउन का एडजेक्टिव है? देखो नाउन नहीं लिखा, एक गलती। दूसरी गलती, अगर ये एडजेक्टिव है तो ये टू प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी नहीं बन पाएगा, तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो गया। अब इसको सही करना है तो सबसे आसान तरीका है कि फॉरेन के साथ में कोई नाउन लिख दो। कमल विल गो टू फॉरेन कंट्री, फॉरेन सिटी, फॉरेन यूनिवर्सिटी, कुछ भी लिख दो। और नहीं तो ये फॉरेन वर्ड हटाओ और इसकी जगह एक वर्ड होता है अब्रॉड, उसका यूज कर लो। अब फॉरेन वर्ड जो होता है वो होता है एडजेक्टिव, उसका मतलब होता है विदेशी। फॉरेन का मतलब विदेश होता है। अब मीनिंग के हिसाब से तो ये सही हो गया, लेकिन ये फॉरेन वर्ड जो होता है ये किसी कंट्री का नेम नहीं है। क्योंकि नेम नहीं है तो ये नाउन नहीं है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अब ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है तो ये प्रिपोजिशन गलत हो गई। तो ये सेंटेंस हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, कमल विल गो अब्रॉड नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पे ध्यान रखना, अब्रॉड भी एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, प्रीपोजिशन इसके साथ भी मत लिखा करो। फॉरेन वर्ड एडजेक्टिव होता है, बिना नाउन के मत लिखना, और उसको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना के मत लिखना। तो फॉरेन वर्ड एडजेक्टिव होता है, अब्रॉड एडवर्ब होता है, ये ध्यान रखना। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, दे हैव बीन लिविंग इन अब्रॉड सिंस 1980। दे हैव बीन लिविंग इन अब्रॉड सिंस 1980। अब जैसे हमने लिखा दे हैव बीन लिविंग इन अब्रॉड, अब अब्रॉड एडवर्ब है। अगर हम अब्रॉड की जगह किसी नाम को लिख दें, दिल्ली लिख दें, मुंबई लिख दें, अमेरिका लिख दें, ऑस्ट्रेलिया लिख दें, कनाडा लिख दें, कुछ भी लिख दें, तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि वो नाउन है। ये नाउन नहीं है, ये एडवर्ब है। अब अगर ये एडवर्ब है तो ये इन गलत हो गया। सिक्स क्वेश्चन देखो, वी रिटर्न टू होम आफ्टर द मैच वॉज ओवर। अब देखो हमने नाउन में पढ़ा हुआ कि ये जो होम वर्ड होता है ना, जब हम इसे बिना डिटरमिनर के लिखते हैं तो इसका मतलब रेजिडेंस होता है। मतलब ये कोई पर्टिकुलर प्लेस का नाम नहीं होता है, इसका मतलब रेजिडेंस होता है। कोई भी पर्सन कहाँ कहीं भी रहता है उसको रेजिडेंसी कहा जाता है। तो अगर हम इसे बिना डिटरमिनर के लिखे ना तो इसे एडवर्ब भी मानना। वैसे भी अगर ये नाउन होगा तो बिना डिटरमिनर के आएगा नहीं, क्योंकि ये काउंटेबल नाउन होता है। तो अगर हम इसे बिना डिटरमिनर के लिख रहे हैं तो ये मान लो एडवर्ब है। अगर एडवर्ब है तो ये लो टू गलत हो गया। तो इसको ऐसे लिख दो, वी रिटर्न होम आफ्टर द मैच वॉज ओवर। तो होम वर्ड जो होता है इसका मतलब रेजिडेंस होता है। ठीक है, ये किसी प्लेस का नाम नहीं होता, क्योंकि नाम नहीं होता इसीलिए नाउन नहीं होता। एडवर्ब होता तो प्रिपोजिशन के साथ नहीं लिखा जाएगा, तो टू रिमूव कर दो। सेवंथ क्वेश्चन देखो, वी रिटर्न आवर होम आफ्टर द मैच वॉज ओवर। आफ्टर द मैच वॉज ओवर। अब हम देख रहे हैं कि होम के साथ में हमने डिटर्मिनर लिख दिया आवर। अब अगर हमने ये पजेसिव केस का डिटर्मिनर लिख दिया इसके साथ में, तब तो इसे नाउन मानना पड़ जाएगा, क्योंकि डिटर्मिनर तो एडवर्ब के साथ आते नहीं। अब इसको सही करने के दो तरीके हैं, या तो ये आवर हटा दो यहां से। अगर होम को एडवर्ब मान रहे हो तो डिटर्मिनर तो उसके साथ गलत हो जाएगा। और अगर डिटर्मिनर को लिखना जरूरी है तो उसे अब नाउन मान के प्रिपोजिशन लिखो। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, वी रिटर्न टू आवर होम आफ्टर द मैच वाज ओवर। तो ये जो होम वर्ड होता है जब हम इसे बिना डिटर्मिनर्स के यूज करते हैं जनरल सेंस में, तब तो ये एडवर्ब होता है। लेकिन अगर हम इसके साथ कोई डिटर्मिनर लिख दें, माई, योर, दिस, दैट, न्यू, ओल्ड वगैरह वगैरह, तो फिर ये नाउन होता है। तो जब नाउन होता है तब तो प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, लेकिन अगर ये एडवर्ब है तब नहीं बन पाएगा। एट्थ क्वेश्चन देखो, दे फॉट विद टूथ एंड नेल। इट रेंड like cats and dogs. You should work with heart and soul. You should work with heart and soul.
he left the town with bag and baggage. अब देखो ये जो हमने चारों सेंटेंस लिखे ना, इनमें अंडरलाइन की गई फ्रेजेस जो है वो इडियम्स हैं। चलो इनके अगर मीनिंग बताओ। टूथ एंड नेल का मतलब क्या होता है? हाँ, कैसे? पूरी शक्ति से लिख दूं? यही पूरी शक्ति से? पहुंचू, सुधरोगे नहीं। जब कहता हूं इंग्लिश में मीनिंग याद क्या रखो, पूरी शक्ति से, मुंह से तुम्हारे पूरे। हीरोइकली, टूथ एंड नेल का मतलब था हीरोइकली, इन अ हीरोइक मैनर, हीरो के जैसे लास्ट तक। कैट्स एंड डॉग्स का मतलब हैविली, इसका मतलब होता है हैविली। रेन के लिए यूज किया जाता है इस इडियम का यूज, तो इसका मतलब हैविली हो जाता है। हार्ट एंड सोल का मतलब डिवोटेडली, इसका मतलब होता है डिवोटेडली, विद डिवोशन। बैग एंड बैगेज का मतलब बोरिया बिस्तर, सही था। लिख लो लिख लो, बोरिया बिस्तर बांध के अपना। कुछ तो खैर तुम हो ही, और कुछ तुम्हें लोगों ने बना भी दिया है, ठीक है। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है परमानेंटली। अब ये परमानेंटली, डिवोटेडली, हैविली, हीरोइकली, ये सारे के सारे एडवर्ब हैं। अब अगर ये वर्ड्स एडवर्ब हैं तो ये देखो प्रिपरेशन गलत। तो अगर वो वर्ड्स एडवर्ब हों जैसा कि वो हैं भी, तो ये प्रीपोजिशंस गलत हो गई, ये रिमूव कर लो। तो कुल मिला के बात सीधी सी कि एडवर्ब्स के साथ में प्रीपोजिशन मत लिखा करो। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हमेशा कोई नाउन या प्रोनाउन होता है। बाकी आज के लिए बाय, अब मिलेंगे कल। हाँ, सारे क्यों होते हैं ये हैं, वो तो इडियम के मीनिंग से पता चलेगा एडवर्ब है क्या है। बाकी आज के लिए बाय। एडवर्ब ऑफ रीजन असल में बच्चे होते नहीं है, कंजंक्शंस वो काम करते हैं एडवर्ब ऑफ रीजन का।